जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट हैं आप लोग? वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और जनाब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट रिपीटेड, द मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यूज इन एनटीएस नेट। जी बिल्कुल, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है अगर आप आने वाले दिनों में एनटीएस देने जा रहे हैं। और मार्क माय वर्ड, अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, इस वीडियो के बताए हुए एमसीक्यूज को समझ लेते हैं, so you can easily secure 100% मार्क्स। तो आपको बता दूं ये चीज कि यार इस वीडियो को गौर से देखें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस लाजमी तौर पर कर देना। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ चलती हैं जिसमें वो ये कह रहा है जनाब कि आपके पास द नंबर्स 10, 15, 20, 25 एंड 30 हैव अ मीडियन ऑफ। सबसे पहली चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि मीडियन किसे कहते हैं। आपके पास एक सीरीज गिवन है, नंबर ऑफ सीक्वेंस या नंबर ऑफ सीरीज गिवन है जो कि है 10, 15, 20, 25 और 30। सही है, आपने उनका मीडियन बताना है। मीडियन हमेशा कहते हैं मिड पॉइंट को, यानी कि इस सीक्वेंस में जो भी मिड पॉइंट बन रहा है वो आपके पास मीडियन होता है। और यहां पर लिखा हुआ भी है कि द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर इज द मिडल वैल्यू व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले काम तुम लोगों ने ये करना है कि तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें तुम लोगों के पास जो भी सीक्वेंस गिवन होगा इनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, यहां से मैं जरा पेन को लेके आता हूं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है हमारे पास कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो सीरीज गिवन है इसको आपने छोटे से बड़े में लिखना है, यानी कि आपने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है जो कि हमारे पास 10 ही है, उसके बाद 15 ही है, उसके बाद 20 ही है, 25 और 30 ये हमारे पास पहले का अलाइन और अरेंज हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, मिडल नंबर कैसे निकालेंगे? अब देखें, सबसे पहले आपने पहला नंबर कैंसिल करना है, कैंसिल कर दिया, फिर आपने लास्ट नंबर कैंसिल करना है, ठीक है, फिर आपने दूसरा करना है, फिर सेकंड लास्ट करना है, बीच में कौन सा नंबर आपके पास बचा? ये आपके पास बच गया 20, विच मींस दैट ऑप्शन 2 यानी कि 20 इज द मीडियन ऑफ दिस नंबर्स। सही है जी। तो नंबर्स 10, 15, 20, 25 एंड 30 हैव अ मीडियन ऑफ 20। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे आपको नजर आ भी रहा है कि आपने सिंपल इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया। असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने के बाद आपने इसमें से मिडिल नंबर किस तरीके से निकाला? सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर कैंसिल किया, फिर लास्ट, फिर सेकंड, सेकंड लास्ट, और आपके पास बीच में एक वैल्यू आगे जो कि आपके पास बनती है 20। सो मीडियन किस तरीके से निकालते हैं? जब भी मीडियन का नाम आए तो बस आपने यही याद रखना है कि मिड पॉइंट, एमपी याद रख लो तो आप लोगों को मीडियन पता लग जाएगा। मीडियन इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ ई नंबर और या फिर सीक्वेंस। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर वो आपके पास ये कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 5, 10, 15, 20 एंड 25। देखें, सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग में बिठा ले कि मीन किसको कहते हैं। मीन हम सबसे पहले जिस चीज को कहते हैं वो कहते हैं एवरेज को, यानी कि जब भी किसी भी चीज की एवरेज लें या फिर किसी भी चीज का मीन लें, सो इट हैज द सेम मीनिंग। सही है जी। तो आपके पास अगर एक सीक्वेंस गिवन है 5, 10, 15, 20, 25, इसका एवरेज किस तरीके से लेते हैं या फिर मीन किस तरीके से लेते हैं? आप लोगों को एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, सम को एस से डिनोट कर रहा हूं। सम क्या मतलब? सम का मतलब है कि आपने सिंपल जितने भी सीक्वेंस है उनको आपस में ऐड करना है, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 जो भी है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि कितनी टर्म्स है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। सो आपके पास 5 टर्म्स हैं, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 5, ऊपर आ जाएगी सम ऑफ द नंबर्स और आपके पास एवरेज निकल आएगा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को 2 मिनट पहले ये बात बताई कि मीन का दूसरा नाम एवरेज होता है, यानी कि एवरेज को मीन ही कहते हैं हम। सो बेसिकली जो एवरेज निकलेगी वही आपके पास मीन होगी। तो यहां पर आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स गिवन है 5, 10, 15, 20, 25। सबसे पहले क्या करना है तुम लोगों ने? चुप करके ऐड करना है। ऐड किया, आंसर आया 75। डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ टर्म्स से। ठीक है, टोटल काउंट ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। मीन या एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एस बाय एन। एस मींस सम, n means number of terms। तो 75 divided by 5, 15 is the correct option of this MCQ। तो लिहाजा मीन का जब भी सवाल आए तो एवरेज निकाल के आना और एवरेज ही को आंसर में कंसीडर करना। एवरेज ही हमारे पास क्या होती है? वो बेसिकली आपके पास होती है मीन। सही है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो ये आपके पास मीन निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जनाब। What is the median of numbers 11, 13, 14, 18, 19 और 21? अगेन आपने सबसे पहला काम क्या करना है? इस सीक्वेंस को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। अच्छा, मीन में जरूरी नहीं होता कि आपने सीक्वेंस को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, क्योंकि हमने सीक्वेंस के साथ खेलना नहीं है। सही है, हमें तो सम और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो आप सिंपल सम और नंबर ऑफ टर्म्स को आपस में डिवाइड कर दे तो आपके पास मीन निकल आता है। मीडियन में आपने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना होता है। कहां गया सवाल? ये रहा। अच्छा जी, अब देखो यहां पर तुम लोगों के पास नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले के प्लेस हैं। असेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे कम सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर। सही है।
अब यहां पर मीडियन किस तरीके से निकलेगा? मीडियन कहते हैं किसको होते हैं? मिड पॉइंट को। सबसे पहला नंबर कैंसिल करो, 11 कैंसिल हुआ, लास्ट नंबर कैंसिल करो 21, फिर सेकंड नंबर कैंसिल करो 13, फिर लास्ट नंबर कैंसिल करो 19। अब बीच में तुम लोगों के पास दो टर्म्स बच रही हैं, यानी कि तुम लोगों के पास कोई एक आंसर नहीं आ रहा, दो आंसर आ रहे। जब भी ये केस हो कि नंबर्स की कैंसिलेशन करते वक्त एंड में तुम लोगों के पास दो आंसर्स बचे, तो तुम लोगों ने इनका एवरेज लेना है, यानी कि 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इसी तरीके से लेते हैं, सम ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तो तुम लोगों ने जब इसका एवरेज ले लेना है और जो एवरेज लेके इसका आंसर आएगा वो तुम लोगों के पास इसका मीडियन होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम लोगों के पास मिडल में कोई एक नंबर ना आ रहा हो, दो नंबर्स आ रहे हो, तो तुम लोगों ने क्या करना है? सिंपल और सिंपल उन दोनों नंबर्स का आपस में एवरेज ले लेना है या मीन ले लेना है, तो तुम लोगों के पास उसकी मीडियन यानी कि मिडल वैल्यू आ जाएगी। यहां पर देखो तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेकिन मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया कि क्वेश्चन पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ है, तो उसने उसको सबसे पहले सीक्वेंस में लिख दिया, ऑलरेडी डन लिखा हुआ है। सही है जी। अच्छा, देयर आर सिक्स नंबर्स ही आपके पास, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स ही हैं जी। अब क्योंकि आपके पास 6 नंबर्स हैं, तो आपने क्या करना है आगे कि आपने मीडियन किस तरीके से लेना है, जो बीच में दो टर्म्स बचेंगी मिडिल टर्म्स, उनका आपने एवरेज ले लेना है। बीच में मिडिल टर्म्स कौन सी बची थी? देखिए, पहला कैंसिल किया था हमने, आखिरी किया, सेकंड लास्ट किया, बीच में दो टर्म्स बची 14 और 18। अब इन दोनों टर्म्स का आपने लिया एवरेज, एवरेज ले लें या मीन ले लें, एक ही बात है। हमने इनका एवरेज लिया और आपके पास 16 आ गया। अब ये जो तुम लोगों के पास आंसर आया है, बेसिकली यही तुम लोगों के पास इस सीक्वेंस का मीडियन है। लिहाजा जब भी मीडियन के किसी भी सीक्वेंस में बीच में दो वैल्यूज आ रही हो या बच रही हो, इनका एवरेज या मीन ले लेना, तो तुम लोगों के पास मीडियन निकल आएगा। यह सवाल हर पेपर में रिपीट होता है, हर पेपर में रिपीट होता है मीडियन वाला सवाल। कभी कभी हो सकता है कि बीच में एक वैल्यू बच रही हो, तो सिंपल तुम लोगों ने वो लिख देनी है, और अगर एक से ज्यादा वैल्यू बच रही हो तो तुम लोगों ने उसका एवरेज ले लेना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट सवाल में वो ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30। 5 नंबर्स हैं और उनकी जो एवरेज है वो हमारे पास 30 है, 30। इफ 4 ऑफ द नंबर्स आर 20 25 35 एंड 45, व्हाट इज द फिफ्थ नंबर? अब हमें बहुत आसान सवाल दिया गया है। जल्दी से अगर आप में से किसी को इस सवाल का आंसर पता है तो सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, रफ पेपर पकड़े, सॉल्व करें और जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसका आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगा। सही है? अच्छा, आंसर नहीं देखना पहले, ठीक है ना, ईमानदारी से करना है, इसमें आपका ही फायदा है। अच्छा देखो, अब इसमें सबसे पहले एवरेज तुम लोगों ने निकालनी है 5 नंबर्स, यानी कि 5 नंबर्स, सॉरी एवरेज तुम लोगों को 5 नंबर्स की पता है और तुम लोगों को 4 नंबर्स ही पता है कि क्या है। हमने पांचवा नंबर निकालना है, बहुत आसान है। देखो, अब हम सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ टर्म्स। सही है? सम हमें पता है क्या है? हमें सम नहीं पता। हमें ये पता है कि आपके पास एवरेज कितनी है, हाँ हमें एवरेज पता है, तो एवरेज हमें पता है कितनी है 30, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, वो है आपके पास कितनी है जनाब, 5 है ना मेरा ख्याल है, हाँ 5 है। कौन कौन सी? 20 25 35 और 45 और एक और है जो हमने निकालनी है। सही है? तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब यहां से तुम लोग सम ऑफ नंबर्स निकाल सकते हो। सही है? सम ऑफ नंबर्स निकालने का फायदा क्या होगा मैं भी तुम लोगों को आगे बताता हूं। देखो, अभी तक जो हमने काम किया मैं रिपीट करता हूं। एवरेज का फॉर्मूला लगाया और एवरेज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एवरेज इज इक्वल टू, ये लास्ट एनटीएस में सवाल रिपीट हुआ और एनटीएस 2024 में भी 4 दफा ये सवाल आया। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। सही है? हमें एवरेज पता है कि हमारे पास एवरेज है 30, हमें सम नहीं पता जो कि हम निकालेंगे, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है 5। तो अगर मैं उस 5 को इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास बन जाएगा 30 इंटू 5 15। सही है? अब आगे देखते हैं, तो 150 बन गया, ठीक है 30 है ना। सही है जी, 150 ये बन गया। अब आगे देखें क्या करना है हमने। सम ऑफ 4 गिवन नंबर्स हमें पता है कितना, 125। कैसे निकला? देखो, अब हमें ये पता था कि 4 नंबर जो है वो ये हैं, इनका से अगर सम लें तो हमें निकल आएगा ना हमारे पास सम। तो हमने सम ऑफ 4 नंबर्स निकाल लिया 125, और जो अभी हमने ऊपर निकाला ये जो सम है, ये सम था पांचों नंबर्स का। अगर मैं इस नंबर के साथ माइनस कर देता हूं, यानी कि ये नंबर हमारे पास क्या आ रहा है 150। सही है? और जो हमारे पास सम ऑफ 4 जो नंबर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 125। सही है? अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं आपस में, तो आपके पास एक जो पांचवा नंबर है वो निकल आएगा। तो इस तरीके से आपके पास 150 माइनस 125 25 इज द करेक्ट आंसर। ट्रिकी सवाल है, लेकिन एवरेज का फॉर्मूला पता है अगर आप लोगों ने थोड़ी सी अकल लड़ानी है, सिंपल मैं दोबारा तुम लोगों को समझाता हूं। देखो, एवरेज गिवन थी 5 नंबर्स की, नंबर ऑफ टर्म्स ही पता है 5 है, वहां से सम निकाला पांचों नंबर्स का। ठीक है? सम ऑफ 5 नंबर्स तुम लोगों के पास कितना निकला था 150 निकला था, यहां पे लिखा भी होगा, हाँ सम ऑफ 5 नंबर्स जो है हमारे पास 150 निकला।
अब तुम्हें ये चीज भी पता है कि सम ऑफ 4 नंबर्स क्या होगा, क्योंकि तुम्हें 4 नंबर्स गिवन है, वो 125 है। अब 5 नंबर्स के सम को 4 नंबर्स के सम से माइनस करोगे तो तुम्हारे पास 5th नंबर निकल आएगा। बहुत आसान सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो। और मैं ये चीज तुम लोगों को बता दूं कि अगर हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा कि तुम लोग दुआएं दोगे कि बाद भाई ये तो आपने वीआईपी सेटअप करवा दिया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर्स 8, 12, 15, 17, 20 एंड 25? अगेन मीन निकालने के लिए क्या काम करते हैं हम, एवरेज लेते हैं। सो इन सब नंबर्स को ऐड किया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मीन का फॉर्मूला लगाया सम ओवर नंबर ऑफ टर्म्स या सम ओवर काउंट, और तुम लोगों के पास आंसर आ गया जो कि 16.17 बनता है। अब तुम लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं उनमें पॉइंट में कोई आंसर नहीं है। अब अगर तो 16.1 बन रहा है तो तुम लोग उसको 16 कंसीडर करोगे। अगर ये नंबर 16.5 से बड़ा बन रहा है यानी कि 16.6 बनता तो तुम लोग 17 को कंसीडर करते। लेकिन क्योंकि तुम लोगों के पास ये नंबर 16.17 बन रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 17 है, 5 से छोटा है, इस वजह से तुम लोग जो है वो 16 कंसीडर करोगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं जनाब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, रेशो और प्रोपोर्शन के सवालात। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि रेशो और प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा वर्थ रखते हैं, लिहाजा इन सवालात को अच्छे तरीके से करके दें। अच्छा, अब हमें ए रेशो बी गिवन है जो कि है हमारे पास कितनी भला 3:7, ठीक है जी। और हमें बी रेशो सी भी गिवन है जो कि है कितनी भला हमारे पास 4:9, 4:9। सही है जी, ये चीज हमें समझ आ गई। अब अगर हम देखें तो आपके पास क्या बनता है, यहां से अगर आप b की वैल्यू निकाल लें, इधर से अगर आप b की वैल्यू देखते तो आपके पास क्या बनती है 7 है, और यहां से अगर आप b की वैल्यू देखते तो आपके पास क्या बनती है 4 है। सही है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लें 7 और 4 का तो क्या बनता है 28। तो आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 28 बन गया। अब हमने बेसिकली करना क्या होता है, हमने ये करना होता है कि हमने डिनोमिनेटर्स को मैच करना होता है। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एडजस्ट द बोथ रेशियो सो दैट b इज इक्वल टू 28। सही है, असल में हम b को 28 क्यों कंसिडर कर रहे हैं या फिर b का एलसीएम क्यों ले रहे हैं ये आगे जाके आपको पता चलेगा। अच्छा, यहां से आपने जो है वो a रेशो b को, ऑब्वियसली आपने इसको 28 बनाना है b को, तो आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 को खाली 4 से तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, पूरी इक्वेशन को ही करेंगे। ये आपने 3:7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12:28 बन गया। सिमिलरली जो आपके पास दूसरी इक्वेशन थी जो कि b रेशो c इज इक्वल टू 4:9 थी, इसमें भी हमने b को 28 बनाना है और b को हमने सेम करना है। तो आपने 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास 28:63 बन गया। अब आपने इन रेशियोज को कंबाइन कर देना है। कंबाइन कैसे करेंगे, देखें a रेशो b रेशो c निकालना है हमने, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, a रेशो b तो ये रहा और b रेशो c हमारे पास ये रहा। b हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आ चुका है, तो हम क्या इसको यूं लिख सकते हैं 12:28 a रेशो b का आ गया, और b रेशो c में भी b तो यही है तो हम आगे लिख देंगे 63। इस तरीके से आपने 3 नंबर्स की रेशो को आपस में कंबाइन करके लिख दिया, ए बी और सी की रेशो को। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमने बी ही को क्यों सेम किया, बी के डिनोमिनेटर को क्यों सेम किया। द रीजन वॉज दैट कि हमारे पास जो रेशोज की जो 3 टर्म्स हैं ए बी और सी, उसमें जो बीच वाली टर्म आ रही है वो सेम होनी जरूरी थी। और बीच वाली टर्म क्या आ रही है, बी आ रही है। बी को सेम बनाना इसलिए जरूरी था कि जब तक बी सेम नहीं बनेगा हम उन तीनों टर्म्स को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, लिहाजा हमने बी को 28 बनाया। और 28 क्यों बनाया, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि 7 और 4 है और इनका एलसीएम 28 बनेगा, तो इस वजह से हमने जो है वो 28 बना के इस सवाल को सॉल्व कर दिया। ज्यादातर सवाल क्या आते हैं, जरा मैं वो भी आप लोगों को प्रो टिप दे रहा हूं, कोई नहीं बताता। ज्यादातर सवाल ये आते हैं कि अगर आपको ए रेशो बी गिवन है, बी रेशो सी गिवन है और आपको ए रेशो सी निकालने को दे सकते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी यानी कि 3 टर्म्स की रेशोज आप लोगों से डिमांड की जाए या उसका आंसर आप लोगों से पूछा जाए। सही है जी, तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा जी, अब आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है कि 9 इज एडिड ट्वाइस अ नंबर सच दैट द नंबर इज 39। अच्छा देखें, अब सबसे पहले स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है इसको इक्वेशन की फॉर्म में डिकोड करना सीख लें। अगर आप इक्वेशन को स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में डिकोड करना सीख लेते हैं तो कोई मसला नहीं है आप लोगों को आंसर सॉल्व करने में। लेकिन मसला यहां पर स्टूडेंट्स का होता ही है कि वो स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से वो ब्लंडर मार के तुक्का मार के आते हैं और उनका तुक्का गलत हो जाता है। सही है, लिहाजा अब क्या करना है, देखो 9 इज एडिड, तो 9 लिखा, इज एडिड का मतलब है प्लस, ट्वाइस अ नंबर, नंबर में कहता हूं कि x है और ट्वाइस अ नंबर का मतलब 2x है। सही है, अब सच दैट द सम इज 39, सच दैट द सम हो रहा है और इज इक्वल टू मैं अगर लिख दूं 39, तो क्या मैं अपनी इक्वेशन बना चुका हूं, जी बिल्कुल बना चुका हूं।
अब निकालना क्या है, नंबर निकालना है। सही है, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। 9 को ऐड करना है ट्वाइस अ नंबर x है, और 9 को 2x से मैंने ऐड किया, और वो कह रहा है कि उनका आंसर 39 होना चाहिए। नंबर क्या है भाई, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देख निकाल देते हैं। कैसे निकली x की वैल्यू, x की वैल्यू इस तरीके से निकली कि हमने 9 को उधर जाके माइनस करवाया और 2 को उधर जाके डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकल आई, x की वैल्यू आपके पास निकल आई 15। सो आपके पास जो आंसर बनेगा वो आपके पास बन जाएगा 15। तो x की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द 24th टर्म इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, कीप दिस थिंग इन माइंड कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, ये आप लोगों के फिंगर टिप्स में होने चाहिए, और ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं इस सवाल पे। वो क्या कह रहा है कि फाइंड द 24th टर्म इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 11। हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं a1, और a1 का आपके पास आपको क्या है 7 है, और कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि क्या है, जो कि आपके पास है 11। निकालना क्या है 24th टर्म, यानी कि a24 निकालना है आपने। अरिथमेटिक मीन का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक वाले सवालात को सॉल्व करने का एक आसान सा फॉर्मूला है, जो कि आपके पास फॉर्मूला बनता है an इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोगों को नोट डाउन करें रजिस्टर्स पे अपने, a1 प्लस n-1 इंटू डी। सही है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक। सही है, अब यहां पर a1 आपको गिवन है, जी गिवन है, आपको d गिवन है, जी गिवन है, आपने कौन सी टर्म निकालनी है 24, n की जगह 24 पुट करें, n की जगह 24 पुट करें, आपका सवाल सॉल्व हो गया। कोई आपका सवाल गलत कर ही नहीं सकता, बस शर्त ये है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये तुम लोगों के पास ये आंसर है, अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूला है, और आंसर निकल आएगा। देखो a24 पुट करोगे, यानी कि n की जगह 24 आ जाएगा, a24 इज इक्वल टू, ए तुम लोगों के पास क्या था, अभी तुम लोगों ने बताया था फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे मैं 7 प्लस 24 माइनस 1 23 हो जाएगा। ऐसी बात है 23 इंटू 11, ये नीचे हुआ भी होगा, मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूं। यही हमारे पास स्टेटमेंट बनी, और यहां से आप लोगों के पास आंसर आ गया 260। इस सवाल को पता नहीं लोग कौन कौन सी फिलोसफियां, साइंस लगा लगा कर आते हैं, टाइम जाया भी करते हैं, अगले एमसीक्यू का टाइम भी खर्च करते हैं। बिकॉज देखिए, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि आपका पेपर आधे घंटे पहले ही खत्म हो जाए और आपको चेक करने का भी टाइम मिल जाए, तो मुझे लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि लोगों का टाइम नहीं मैनेज होता भाई, आखिर में लोग तुक्के मार के बबल फिल कर रहे होते हैं, ये मैंने चीज नोट की है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Find the sum of first 18 terms of the arithmetic sequence if the first term is 3 and the 18th term is 71. अगेन अरिथमेटिक सीक्वेंस ही भाई हमारे पास है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, जो कि आपको मैं अभी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में मसला क्या है, इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालनी, इस क्वेश्चन में हमें सम निकालना है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। सम का फॉर्मूला जो है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या फॉर्मूला है मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अभी जो पीछे पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टर्म्स, अब वो कह रहा है सम निकालो भाई इतनी टर्म्स का। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो सिंपल है कि n/2 मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस an। अब देखो कितनी टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 18 टर्म्स का, यानी कि 18 s18 इज इक्वल टू 18/2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है, फर्स्ट टर्म हमें पता है 3, और an मतलब a18 हमें पता है 71। तो सिंपल वैल्यू पुट करो, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस a इंटू a प्लस an। सही है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म जिसका आपने निकालना है, और ये वो n वही है जिसका सम आपने निकालना है। n क्या है 18, तो 18 पुट किया, यहां पे भी 18 पुट किया। a क्या है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म, क्या क्वेश्चन में थी फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 3, तो हमने यहाँ पे 3 पुट किया, और हमारे पास लास्ट टर्म या फिर 18th टर्म कितनी थी an, वो थी 71। हमने इसको सॉल्व किया तो 9 इंटू 74 आपके पास बन गया 666 आंसर। यानी कि जो आपके पास सम ऑफ दी 18 टर्म्स है, फर्स्ट 18 टर्म्स है, वो है 666। सही है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर बताएं। अब आप लोगों को मीडियन निकालना तो मैंने सिखाई दिया है बहुत आसान तरीके से कि मीडियन किस तरीके से निकालते हैं, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब मीडियन किस तरीके से निकालेंगे जनाब, सबसे पहले इसको कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें, फिर इसको कैंसिल करें, इस तरीके से आप कैंसिल करते जाएंगे और आपके पास मीडियन निकल आएगा। मीडियन मिडिल पॉइंट को कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है, बहुत आसान सवाल है। 5 4 3 2 1। ओके जी, सो अपना आंसर क्रॉस चेक करिएगा, यहां पर आपके पास डाटा गिवन है। अब जिस लोगों ने ये गलती की है कि उन्होंने इसको अगर अरेंज नहीं किया तो उनका आंसर गलत होगा। सही है, तो ये चीज आप लोग जरा माइंड में रखिएगा कि चीजों को अरेंज लाजमी तौर पर करना है। सही है, ये चीज मैंने इसीलिए आप लोगों को अभी पहले नहीं बताई क्वेश्चन सॉल्व करने से, बिकॉज मुझे पता है कि अभी जिसने आंसर किया होगा मेजोरिटी का आंसर
सही होगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने ये गलती और ब्लंडर मारा होगा। खैर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, हमने इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपके पास ये 12 वैल्यूज हैं, यानी कि आपके पास ये एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास बीच में 2 वैल्यूज बचेंगे, और मेरा ख्याल है बीच में 2 वैल्यू आपके पास ये 2 बचेंगे, 0 और 1। सही है, इनके एवरेज ले लें 0 + 1 / 2, तो आपके पास 1/2 यानी कि 0.5 इज द मीडियन ऑफ दिस सीक्वेंस। भाई बात सारी ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में जो नहीं करके आएगा उसका मीडियन ही गलत निकलेगा। कैसे? क्योंकि उसका मिडिल पॉइंट ही गलत निकलेगा, उसका मिडिल पॉइंट मेरा ख्याल है 0.25 निकलेगा, तो उसका तो आंसर ही गलत हो जाएगा। सही है जी, आगे चलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अगेन आपके पास ये डाटा प्रोवाइडेड किया हुआ है, आपने इसका मीडियन निकालना है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लें, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, जितने नंबर जितनी दफा रिपीट हो रहे हैं होने दें, ऐसा नहीं है कि आप ये 5 3 दफा आ रहा है तो ये बात भाई क्या हम इसको एक दफा लिख सकते हैं, नहीं, कोई फनकारी नहीं मारनी। अरेंज करना है तो अरेंज करना है, जितनी दफा भी एक नंबर रिपीट हो रहा है होने दें। सही है, सो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपके पास ये मेरे ख्याल है 11 नंबर्स बनते हैं, तो इसका मतलब है बीच में एक ही वैल्यू आ रही है जो कि आपके पास बनती है 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। सही है जी, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, ये सवाल आपके पास हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये आ गया जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी दफा एनटीएस में रिपीट होता हुआ आ रहा है। बाइक को कार कर देते हैं, कार को बाइक, इन दोनों में कोई ना कोई नाम चेंज कर देते ज्यादा से ज्यादा। अच्छा देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनाब रेशो ऑफ बाइक टू कार इज, यानी कि बाइक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और कार को मैं नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5:9। ठीक है, एंड देयर कंबाइंड सम इज 42,000। व्हाट इज द प्राइस ऑफ बाइक? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी सवाल है, लिहाजा अपने दिमागों को खोल के सवाल को समझने की कोशिश करें। हमें एक रेशो पता है, उनका कंबाइंड सम पता है, हमें प्राइस ऑफ बाइक निकालनी है। सही है, कंबाइंड सम का मतलब नीचे जाके बताता हूं। देखो, एक्सप्रेस द प्राइजेस इन टर्म्स ऑफ द रेशो। ठीक है, हमने बाइक की प्राइस को 5x कह दिया और हमने कार की प्राइस को 9x कह दिया। ठीक है, हमने क्या किया, 5x + 9x किया, और हमें पता है कि इनका कंबाइंड सम कितना है, क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है, जो कि है 42,000। सही है जी, 42,000। अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, x की वैल्यू आपके पास आ गई 30,000। यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट कर दी। x की वैल्यू कैसे निकली, 14 को आप डिवाइड करेंगे तो सिंपल आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सही है, x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब निकालनी किसकी प्राइस थी, आपने बाइक की प्राइस, और बाइक की प्राइस और उसकी प्राइस हमने क्या कंसीडर किया था, बाइक को हमने कंसीडर किया था 5x, और जो उसकी थी हमारे पास कार की, वो हमने की थी 9x। हमने क्या किया था, 5x + 9x = 42,000। सही है, ये नीचे हुआ हुआ भी है। सही है जी, और इसे x की वैल्यू निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास प्राइस ऑफ बाइक निकल आई। अगर वो इसी क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास प्राइस ऑफ कार आपने निकालनी है, तो आप उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर देते और आपके पास आंसर क्या आता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। सिर्फ 5x की जगह 9x हो जाता। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें वो ये कह रहा है जनाब, लेंथ ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज ₹100 रुपए, भाई 100 रुपीज है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेंथ? सिंपल है यार, ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। मैं बार बार आप लोगों को यूनिटरी मेथड समझा भी चुका हूँ पिछली वीडियोस में। 5 मीटर = 100 है। सही है जी, 5 मीटर क्लॉथ की जो प्राइस है वो ₹100 है, तो 1 मीटर कितनी होगी, तो सिंपल आपने 100 / 5 कर देना है और आपके पास आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। सही है जी, तो नीचे देख भी लेते हैं, बिल्कुल यही काम किया है, 100 / 5 और 20 आपके पास का आंसर आ गया। ये यूनिटरी मेथड कहलाता है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एफएससी तक तो छोड़ ही दे, इसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में भी ये बहुत इस्तेमाल होता है। कैलकुलस में, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, ओडीई में इस्तेमाल होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। इसके अलावा अप्लाइड फिजिक्स में तरीका बहुत इस्तेमाल होता है, ईएमटी में, ये बहुत हर जगह इस्तेमाल होता है तरीका। सो लिहाजा यूनिटरी मेथड पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी अभी से। द डिस्टेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज, दो नंबर्स हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स में गिवन है, 0 0 to 2 1। देखो अब इसको हम क्या देते हैं x2, इसको हम क्या देते हैं y2। सही है, और इसको हम क्या देते हैं x1, y1। ठीक है, क्योंकि पहला x होता है दूसरा y होता है। जो आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो बस याद रखना है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। x2 - x1 में x2 क्या है 2, x1 क्या है 0, y2 - y1 में y2 क्या है 1, y1 क्या है 0। तो आपने सिंपल 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर अंडर रूट किया और आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या फिर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गया, जो कि है √5। सही है जी। अच्छा, लॉगरिथमिक इक्वेशंस या लॉग से रिलेटेड सवाल लाजमी तौर पर हमें पेपर में कभी कभी देखने को मिलता है, और वो सवाल इतना आसान होता है कि लोग मुश्किल चीजें तैयार करके चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं ये बात भी हमें तो ये पता ही नहीं था इतना आसान सवाल उठ के आ जाएगा, और हमने तो उसके लिहाज से तैयारी की नहीं थी, तो ये भी चीजें तैयार करके जाएं लाजमी तौर पर। अब देखें, वो कह रहे हैं लॉग एक्स जो है वो आपके पास 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि अब हमें लॉग को खत्म करना है। एंटी लॉग हमेशा जब भी किसी भी चीज का लेना हो, लॉगरिथमिक टर्म का एंटी लॉग लेना हो, या फिर आम जबान में अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं तो लॉग को खत्म करना हो, तो सिंपल तुमने 10 रेज़ टू पावर में ले जानी है ये वैल्यू। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 2।
सिंपल तुम लोगों ने 10⁻²किया और आपके पास x इक्वल टू 100 आ गया। लेकिन अगर तुम लोगों के पास अगर कोई नीचे सवाल आता है, हाँ ये सवाल यही मैं करवाना चाहता, देखो अगर तुम लोगों के पास कुछ इस तरह की टर्म आ गई और अब तुमने लॉगरिथम एंटी लॉग अप्लाई करके लॉग को खत्म करना है, तो देखो यहां पर बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई लॉग के साथ तो वो 10 कंसिडर होती है। सही है, यहाँ पे ना 10 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो तुम लोग यही अज्यूम करते हो कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। सही है, क्योंकि यही पावर इधर जाती है और यही बेस इधर जाके कोफिशिएंट बनती है और ये उसके पावर में आ जाता है। समझ आई तुम लोगों को? इस स्टेटमेंट को देखो, यहां से स्टेटमेंट को, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों के पास आ गया 2 बेस में, ठीक है। तो हम यहां पर एंटी लॉग लगाकर ये नहीं लिख सकते 10⁻3, क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉग टू द बेस 2 है। सही है, तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने 2 की पावर 3 करना है। जो आपके पास बेस गिवन है किसी भी नंबर की, इसको हम पढ़ते किस तरीके से, लॉगरिथमिक और लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 2। यहां पर अगर आपके पास कोई भी, किधर गया ये सवाल, ये वाला, अगर यहां पर आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं गिवन तो हम ये कहेंगे कि लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 10। सही है ना? अब ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी लिहाजा जो चीज आपके पास बेस में है उसको आपने इज इक्वल टू के कोफिशिएंट में रखना है, और जो पहले का उधर था मौजूद यानी कि यहाँ पे 3 था तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको पावर में ले लिया। सही है जी, आगे चलते हैं। ये सवाल भी जनाब काफी दफा रिपीट होता हुआ आया है कि आपने किसी भी नंबर को, अच्छा ये मैं तुम लोगों को एक सिंपल ट्रिक देता हूँ, यकीन करो बहुत आसान तुम लोगों का सवाल हो जाएगा, सिर्फ एक रट्टा मार लो। क्या? जब भी किसी भी नंबर को ना बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, अब ये देखो 78 एक डेसिमल नंबर है और आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लिखा हुआ है टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर 78 इनटू बाइनरी। तो सिंपल तुम लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है और 2 से डिवाइड करना शुरू कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर 78 को डिवाइड करता हूँ तो 2 पे तो क्या बनता है 39, रिमाइंडर क्या बनेगा 0। अगेन मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो तुम लोगों के पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 9 और ये रिमाइंडर बन जाएगा 1। अगेन मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा रिमाइंडर 1। अगेन इसको 2 पे डिवाइड करते रहेंगे हम, लेकिन डिवाइड 2 से करना है, ठीक है। 2 आपके पास बन जाएगा 4, रिमाइंडर आपके पास बनेगा 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आपके पास बनेगा 0 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपके पास बनेगा 0। सही है यार, ये चीज तुम लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। अब तुम लोगों ने इसको लिखना क्या है, अब तुम लोगों ने यहाँ से शुरू करना है 1 0 0 1 1 1 0। सही है, तो 1 0 0 1 1 1 0। तो ये तुम लोगों के पास आंसर आ गया बाइनरी में। अब जरा क्रॉस चेक करते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है जो इनका निकल रहा है वो सेम है, यानी 1 0 0 1 1 1 0 और हमने क्या निकाला था, इधर क्या जनाब, हाँ 1 0 0 1 1 1 0। ये थोड़ा सा इन्होंने लंबे तरीके से किया हुआ है, मैं तुम लोगों को बड़े आसान तरीके से समझा दिया है कि सिंपल तुम लोगों ने डिवाइड करना है 2 से जब भी किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। लेकिन इबाद भाई, अगर हमें बाइनरी नंबर दे दिया जाए और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? बड़ी मजे की बात की है। अब आगे तुम लोगों को बताता हूँ अगर कोई सवाल आया उसका भी, ठीक है। उसमें सिंपल आप 2 की पावर लेते हैं, मैं आगे आप तुम लोगों को बताता हूँ, सवाल आएगा एक आगे। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 रेज़ टू पावर 4? 3 रेज़ टू पावर 4 का अल्लाह के बंदो ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग तो फिर बेसिक मैथ्स को जो है ना वो तबाह कर रहे हो। सही है, बहुत रूल्स के खिलाफ जा रहे हो। इसका ये मतलब है कि आपने 3 को यानी कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 1 2 3 4। तो ये तुम लोगों के पास क्या बनता है 9 27 और 81। 81 जो है तुम लोगों के पास का आंसर है। सही है, अगर मैं ये लिखता हूँ कि 2 का क्यूब, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। सही है, इसी तरह 3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब हो गया 3 को आपने 4 दफा 3 ही से मल्टीप्लाई करना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बच्चों वाला सवाल भी है। देखें 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो 8 का स्क्वायर, अब बहुत से लोग क्या करते हैं जी, ये बात भाई हमने तो ये किया कि 8 2 16 किया और जनाब किया 16, हम तो तीर मार के आ गए। ये आपने तीर मारा गलत। सही है ना? तो आपने सिंपल क्या करना है, 8 को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करना है और आपके पास जो आंसर आएगा, अब आपके पास 64 इज द करेक्ट आंसर, 16 इज नॉट द करेक्ट आंसर। सही है ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। If the area of the square is 49 centimeter square, what is the length of its diagonal? एरिया आपको पता है स्क्वायर का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ ऑफ द डायगोनल आपने निकालनी है। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कीप दिस थिंग इन माइंड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर लेंथ इनटू लेंथ। सही है ना? तो आपने लेंथ निकालनी है, एरिया आपको पहले का पता है। ये देखो जी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन बाय एरिया इज इक्वल टू साइड लेंथ का स्क्वायर यानी कि L इंटू एन। सही है ना? अब हमें एरिया पता है, सही है, और हमने साइड लेंथ निकालनी है। हम इसको यूं लिख सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू A। सही है, और L इज इक्वल टू अंडर रूट ए की वैल्यू हमें पता है कि क्या है 49 है, तो 49 इज इक्वल अंडर रूट लो 49 का 7 बन गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसी को नहीं पता होता, मसला सारा ये कि आपने डायगोनल का फॉर्मूला लगाना होता है। अब ऑप्शंस पता है आपको क्या गिवन होती है, यहाँ पे आपको गिवन होगा 7, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन होगा 49,
ठीक है, यहाँ पे तीसरी तीसरी आपको गिवन होगी, क्या आंसर निकल रहा है 702 निकलता है ना, हाँ 9.9 सॉरी 9.9 यानी 10 कर लो इसको 10, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन होगी नन ऑफ दीज। मसला क्या होता है, स्टूडेंट्स ये करके आ जाते हैं कि एरिया हमें पता था, ठीक है, हमने सिंपल अंडर रूट लिया उसका और हमारे पास लेंथ निकल आई। लेंथ डायगोनल की निकालनी है भाई, साइड की नहीं निकालनी। ये अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्वायर है, या आपके पास अगर एक स्क्वायर है, सही है, आपने अभी डायगोनल की लेंथ नहीं निकाली, आपने तो साइड लेंथ निकाल दी, ये वाली लेंथ निकाल दी या फिर ये वाली लेंथ निकाल दी। हमने तो डायगोनल की लेंथ चाहिए, ये वाली चाहिए या ये वाली चाहिए, सही है ना। तो इसलिए ये आंसर नहीं है सही, सही है ना। तो ये चीज कीप दिस थिंग इन माइंड। अच्छा, अब हमने क्या करना है, डायगोनल का फार्मूला याद रख लो, तुम लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आगे भी ये फार्मूलाज यूज होते हैं, सही है। अब इसमें तुम लोगों ने क्या किया, डायगोनल इज इक्वल टू साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय अंडर 2। साइड लेंथ तुम लोगों ने अभी निकाली 7, और 7 को अंडर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.9 तुम लोगों के पास आंसर बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10। तो तुम लोगों के पास डायगोनल डायगोनल की साइड्स की लेंथ निकली है, सही है ना, डायगोनल की लेंथ निकली है, सही है। आगे चलते हैं जनाब। What is the parameter of a square with area 64 सेंटीमीटर स्क्वायर? सो पैरामीटर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास होता है 4 इंटू लेंथ। अब मसला ये, लेंथ नहीं तुम लोगों को पता, एरिया तो पता है ना स्क्वायर का, एरिया से लेंथ निकाल लो। हाँ, अब इस लेंथ को इधर पुट कर दो तो तुम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। यही किया हमने, लेंथ हमके पास कितनी आई थी 8, और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और आपके पास आंसर आ गया 32। सही है, बहुत आसान तरीके से। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। 6 अंडर 2 का मतलब है कि ये यूं है, डायगोनल हमें पता है और हमने साइड लेंथ निकालनी है। अभी तुम लोगों को मैंने फार्मूला बताया था डायगोनल का, जल्दी से कमेंट से बताओ, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ। तो यही फार्मूला तुम लोगों ने सिंपल लगाना है। मैं तुम लोगों को बार बार ये बात फोर्स कर रहा हूं कि इस फार्मूले को याद कर लो, क्योंकि अगर ये फार्मूला नहीं से याद करोगे या फिर नहीं इसको समझोगे तो तुम लोगों का आंसर नहीं सही निकलेगा और फिर मसला हो जाएगा, सही है। तो सिंपल डायगोनल की वैल्यू पुट की, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी 602। यहाँ पे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, डी इज इक्वल टू बनता है साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय अंडर 2, साइड लेंथ को मैं एसएल कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय अंडर 2, सही है। डायगोनल गिवन है तो यानी कि 602 डिवाइड बाय अंडर 2, सही है ना। राइटिंग को करो इग्नोर, क्योंकि लैपटॉप पे भाई ऐसी राइटिंग होती है। अच्छा, तुम लोगों के पास आ गया भला लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो ये तुम लोगों के पास किधर गया, किधर गया, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे तुम लोगों के पास 6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड लेंथ 5? सिंपल क्या करना है, एरिया लेंथ का स्क्वायर ले लेना है, 5 का स्क्वायर 25, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विद साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर? तो अगेन साइड लेंथ हमें गिवन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, सो 16 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं, तो वो ये कह रहा है जनाब कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब जिसको डायमीटर ही नहीं पता कि डायमीटर बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, वो ये सवाल नहीं कर सकता है, सॉरी टू से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट हासिल करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मीन मीडियन मॉड वाले, तो ये सवाल है जिसमें आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, इसमें आपको फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं आता नहीं कर सकोगे, यू आर ब्लैंक, सही है जी। तो सिंपल आपने रेडियस की वैल्यू पुट की 5, 5 टू 10, तो 10 सेंटीमीटर आप लोगों के पास का आंसर आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, और जिन सवालों पे मैं स्टार लगाता हूं तुम लोगों को भी पता है कि इसका क्या मतलब होता है, सही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 90 एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर? एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है जनाब एक, और वो फॉर्मूला तुम लोग रट्टा मार लो, एरिया ऑफ द सेक्टर, सही है। सेक्टर का एरिया निकालना है आपने, ठीक है, और उसका एंगल भी तुम्हें गिवन है, उसका तुम लोगों को रेडियस भी गिवन है। सिंपल तुम लोगों ने ये वैल्यूज फार्मूले में पुट करनी है। अब यही बात है कि जिसको फार्मूला नहीं पता एरिया ऑफ द सेक्टर का, वो इन वैल्यूज का छंकड़ा करेगा कुछ, सही है जी। अब आगे चलते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला देखते हैं, जो कि हमारे पास है थीटा इन मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। रट लो इस फार्मूले को। थीटा क्या है तुम लोगों के पास, जो कि तुम लोगों के पास सेंट्रल एंगल गिवन है 90। पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू क्या लोगे, ये भी गिवन है तुम लोगों को 6, पाई क्या लोगे 3.14, और इससे 360 डिवाइड करोगे। अगेन मैं फार्मूला तुम लोगों को बता देता हूं ताकि तुम लोगों के जहन में बैठ जाए। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और यहां पे तुम लोगों ने थीटा की वैल्यू पुट की 90, आर की वैल्यू पुट की 6, और 360 से डिवाइड किया, तुम लोगों के पास आंसर आ गया 9 पाई इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये लाजमी ख्याल रखना, ये बहुत से ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं एनटीएस में, कुछ एनटीएस में कि वो ना यूनिट्स चेंज कर देते हैं, आपको आंसर में ना मीटर लिख देते हैं। अब अगर तुम लोग इस आंसर को मीटर के साथ सही कर दोगे तो नहीं होगा। अगर तो उन्होंने मीटर में आंसर, मीटर स्क्वायर्स में दिए हुए आंसर, तो सेंटी की वैल्यू पुट कर देना, सिंपल, सही है। सेंटीमीटर के वैल्यू में सेंटी की वैल्यू पुट कर देना, तो तुम लोगों के पास आंसर सॉल्व हो जाएगा।
आगे चलते हैं। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज दिस, व्हाट इज द रेडियस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है जनाब? सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई r होता है। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r, हमें पता है वैल्यू की क्या है सर्कमफेरेंस की, और रेडियस निकालना है। पाई की वैल्यू तुम लोगों ने अगेन 3.14 ही लेनी है और तुम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उस पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि मैं वहां पर तुम लोगों के साथ कुछ प्रीमियम एमसीक्यू शेयर करता रहता हूं, और अगर कोई जूम सेशन भी कंडक्ट करवाता हूं तो उसके लिंक्स भी वहीं पर सेंड होते हैं। लिहाजा व्हाट्सएप का जो लिंक है ब्रॉडकास्ट चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और मैं तुम लोगों को अगेन ये बात कह रहा हूं, वंस वी रीच 20,000 सब्सक्राइबर्स, जो वीडियो मैं तुम लोगों के लिए लेके आने जा रहा हूं ना, डिजायर्ड डिग्री और डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हुआ, मैं नाम बदल देना। खैर आगे चलते हैं जनाब। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगेन रेडियस हमें पता है, रेडियस की वैल्यू पुट की, पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू पुट की और तुम लोगों के पास का आंसर आ गया। आगे चलते हैं जनाब। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट। अच्छा ये आया ना सवाल जनाब। अब हमने पीछे क्या सवाल किया था, वो ये किया था कि हम डी से यानी कि डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे, और मैंने क्या कहा था, जब भी तुम लोगों को बाइनरी में जाना हो तो उस नंबर को डिवाइड 2 से डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक कि आंसर जीरो नहीं हो जाता। सही है, मतलब एलसीएम खत्म नहीं हो जाता। सही है। अब इस नंबर को जब बाइनरी में सॉरी डेसिमल में लेके जाना है, नंबर बाइनरी में पहले का तुम लोगों को गिवन है, तो तुम लोगों ने सिंपल एक काम करना है। मैं जरा यहाँ पे ना गैप से लिखता हूँ ताकि ये 1101 गिवन है, तुम लोगों ने यहाँ पे लिखना है 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1 हर नंबर के नीचे, 2 टू पावर 2 और 2 टू पावर 3, और बीच में चुप करके प्लस के साइन लगा देने। बस दिस इज द आंसर ऑफ द डेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस बाइनरी नंबर। ठीक है, बहुत आसान कर दिया भाई, ये चीज तुम लोगों को गिवन है। ठीक है, इसको तुम लोगों ने सिंपल इस तरह लिख दिया जो मैंने अभी बताया था। इसको ज्यादा सॉल्व कर लो या एक ही दफा कर लो, माहिर हो गए यार अब तो तुम लोग बादुल्लाह वाइटी की वीडियोस देख देख के। तो 13 यानी कि 13 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। अच्छा जी आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। अच्छा इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने से पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये देखो ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? कोई चीज अगर क्लियर नहीं है कमेंट से पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, इंस्टाग्राम हैंडल है बादुल्लाह वाईटी के नाम से, वहां पे पूछ लो, व्हाट्सएप कर दो, जो मर्जी तुम लोग पूछना चाहते हो तुम लोग पूछ सकते हो, मैं तुम लोगों को जवाब लाजमी तौर पर दूंगा। और एनटीएस से रिलेटेड वीडियोस और भी आएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे तुम लोगों ने वैल्यू पुट की और कैंसिलेशन होती है, कुछ बिल्कुल कैंसिलेशन होती है, तो एक्स माइनस वाई जो है उसका सिंप्लीफाइड आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा था? सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इससे ज्यादा तो आप सिंप्लीफाई नहीं हो सकती ना एक्सप्रेशन। सही है जी, अब आगे चलते हैं। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन इज इतने रेडियन। अगेन इसका भी फॉर्मूला है। सही है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन समझो कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन इज इतने रेडियन। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय एन। में आपने वही पुट करना है कि आपके पास है क्या, ऑक्टागन है, हेक्सागन है, पेंटागन है। तो ऑक्टागन है, ऑक्टा मतलब 8, तो आपने 8 से डिवाइड किया 2 पाई को और आपके पास पाई बाय 4 आंसर आ गया। लिहाजा जो एक्सटीरियर एंगल है वो ऑक्टागन का वो आपके पास क्या है? पाई बाय 4। सही है, समझ आ गया? फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय n। सही है, आगे चलते हैं। द कन्वर्स ऑफ P अप्रोचेस टू, या फिर आप कह सकते हैं कि देन Q, क्योंकि आप इसको पता है क्यों किस तरह पढ़ती हैं, इसको आप पढ़ती हैं इफ P देन Q। सही है, अब इसका ऑब्वियसली कन्वर्स क्या होगा? इफ Q देन P हो जाएगा उल्टा, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, तो इसको आप ऑपोजिट कर लो, मिरर इमेज ले आओ इसकी। ठीक है, तो द कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट P इफ P देन Q इज ऑब्टेन्ड बाय स्विचिंग द हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन। सही है, मैंने वही बात आपको की कि बाद वाली को पहले में ले जाओ, पहली वाली को बाद में ले जाओ। सो ये आपके पास बना इफ P देन Q, तो इसका कन्वर्स बन जाएगा इफ Q देन P। सही है जी। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन, यकीन करें ये सवाल ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, ये आपका आगे इंजीनियरिंग में भी बड़ा काम आता है। कंट्रोल सिस्टम्स अगर आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में खास तौर पर, तो ज्योमेट्रिक मीन बॉडी प्लॉट में लाजमी तौर पर ज्योमेट्रिक मीन का जो है ना वो काम चलता है कैलकुलेशंस में, बॉडी प्लॉट में। सही है, जब आप लीड लैग कंपनसेटर डिजाइन करते हैं। खैर ये थोड़ी आगे की बात है, आप लोगों को आगे जाके समझ आएगी। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 ओवर ए एंड 1 ओवर बी। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रट लो, जिंदगी आसान है। क्या फॉर्मूला जनाब? कि ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जीएम इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स इंटू वाई या ए इंटू बी कर लो। अब व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई? फर्स्ट टर्म को एक्स कह लो, दूसरी टर्म को वाई कर लो। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन में होंगी दो टर्म्स, ये बात याद रखना। सही है, तो सिंपल तुमने 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी किया और अंडर रूट ले लिया, तो तुम लोगों के पास 1 ओवर अंडर रूट ए बी आंसर आ गया। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? ये सवाल काफी दफा क्वेश्चन में पूछा गया है। ये तो तुम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हो, 9th 10th में पढ़ के आ चुके हो। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपने उसका देखना है कि क्या ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या समझ लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ये सवाल आता है पेपर में। देखो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ क्या है आपके पास, डिग्री न्यूमरेटर में कितनी है।
ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है नंबर ऑफ डिग्री, x की पावर 1 है, यहाँ पर क्या है x की पावर 2 हो जाएगी ना, क्योंकि x जब से ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बस अगर आपके न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ आ गया, ये लिखा हुआ भी है, यहां से पढ़ लेना। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स। अच्छा, ये सवाल भी काफी दफा पूछा गया है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कि भाई एक्स की पावर में भी एक्स आ गया तो क्या अब क्या होगा इसका डेरिवेटिव। तो सिंपल आपने y इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स किया, ठीक है जी, सिंपल। अब देखो तुम लोगों ने करना क्या है कि तुम लोगों ने दोनों साइड पे ले लेना है लॉग, ठीक है, डेरिवेटिव लेने के लिए। अभी बताता हूँ, ln ऑफ y किया और इज इक्वल टू ln ऑफ x की पावर x, ठीक है, ये समझ आ गया तुम लोगों को। अब आगे क्या क्या डेरिवेटिव ले लो इसका, पूरी टर्म का, दोनों टाइप डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ln ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर y, और dy का क्या होगा dy बाय dx, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। अच्छा, अगेन यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और ln ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, सही है ना, ये चीज समझ आ गई। अब तुम लोगों ने क्या करना है यार, इसको उधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ और तुम लोगों के पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी। ऑब्वियसली y को उधर लेके जाओगे तो तुम लोगों के पास इस तरह की टर्म जो है वो बन जाएगी, सही है जी, समझ आ गया। अच्छा, इफ 2x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 146 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1। अच्छा जी, अब यहाँ वो कह रहा है जनाब 2x माइनस 1 की वैल्यू निकालें, सबसे पहले तो तुम x की वैल्यू निकाल लो, फिर 2x माइनस 1 की भी निकाल लेना, सही है, ये तुम लोगों के पास आ गया। इसको सॉल्व करो तो 2 3 4 5 6 6x इज इक्वल टू 146, x की वैल्यू क्या निकली 24.33 और 2x माइनस 1 निकालना है ना तुमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो और 47.66 इज द आंसर। ये चीज मैं तुम लोगों को बता दूंगा, कैलकुलेटर पेपर में अलाउ नहीं होता, लिहाजा कैलकुलेशंस को अपनी फिंगर टिप्स पे करो, फिंगर टिप्स पे करो, सही है। मुश्किल है कि आप लोगों के पास आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो पेपर में, सही है, लेकिन अगर आ भी रहा है तो कैलकुलेशन फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, वरना कोई हल नहीं है इसका, सही है। अच्छा, a body is moving with constant velocity of 16 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड्स, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम लोगों ने लगाना है सिंपल, और तुम लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 मसला यूनिट्स का है, इसको ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, सही है, ऐसी बात है। अब तुम लोगों ने पहले इसको मीटर पर सेकंड में करना है, 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। कैसे करोगे जनाब, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, और किलो का क्या होता है 10⁻3। तो सिंपल तुम लोगों ने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, सही है जी। अच्छा, तो ये था आप लोगों के पास part 1 of the NTS NET complete preparation, and this is basically the preparation कि जिसमें आप यकीन करें 99 क्या 100 मार्क्स भी आसानी से ले सकते हैं। सिर्फ जो चीज़ रिक्वायर होती है आप लोगों से, जो चीज़ आप लोगों से मांगी जाती है वो अटेंशन है, और दूसरी चीज़ जो आप लोगों से मांगी जाती है वो कंसंट्रेशन है। ये दोनों चीज़ें अगर तुम लोग कर लेते हो आसानी से, मैं गारंटी तुम लोगों को दे रहा हूँ कि तुम लोग 100 में से 100 मार्क्स भी ले सकते हो। इवन के लास्ट एनटीएस में हमारे एक स्टूडेंट ने 99 मार्क्स लिए, और वो इतना वो था कि भाई मेरे 100 क्यों नहीं आए। तो खैर शुक्र किया करो जितने नंबर आए, और मेहनत किया करो, सही है ना। तो खैर आपसे मिले नेक्स्ट सेशन में, और आपसे मिले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर देना। अगेन मैं यही बात कर रहा हूँ, जैसे ही हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, जो मैं वीडियो तुम लोगों के लिए ला रहा हूँ ना, तुम लोग दुआएं दोगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।